आज हम चर्चा करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, इसकी मीनिंग, इसके कंटेंट्स, इसके क्या क्या अलग अलग कंटेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग जो की जाती है उसकी प्रक्रिया क्या है। इन सभी बिंदुओं पे आज बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और रिपोर्ट राइटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये जो डायग्राम है इसको हम आपसे एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो देखिए लिखा हुआ है कि रिपोर्ट राइटिंग इज द लास्ट स्टेप इन अ रिसर्च स्टडी, बट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप because the results or research have very little value if they are not communicated effectively to the right person at the right time and in the right manner। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो रिसर्च स्टडी जो की जाती है, जो शोध किया जाता है, जो अध्ययन जो किया जाता है उसका सबसे अंतिम चरण है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर उसको सही तरीके से आगे बताया ना जाए, इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट ना किया जाए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी रिसर्च हुई है वो सही व्यक्ति को सही समय पे और सही तरीके से बताया जाए। अब इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, कौन से दो एलिमेंट्स हम इसको रख करके समझ सकते हैं। तो पहला है रिसर्चर जो कि रिसर्च को कर रहा है। दूसरा है आपके सामने ये यूज़र जो कि यहाँ पे जो रिसर्च को पढ़ता है, ठीक है। तो रिसर्चर सबसे पहले क्या करता है, जो शोध कर रहा है, जो शोधार्थी है वो क्या करता है, वो किसी एक टॉपिक पे अपनी रिसर्च करना शुरू करता है, ठीक है। ये किसी एक टॉपिक पे अपनी रिसर्च करता है तो उसको फाइनली कुछ एक फाइंडिंग्स मिलती हैं, उसको कुछ एक इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशंस को इस तरीके से फाइंडिंग्स को वो यहाँ पे कलेक्ट करता है, वो कितनी वैल्यूएबल है, उसका सोसाइटी में या लोगों के लिए कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ना है, ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि ये अल्टीमेटली बनता किस लिए है या फिर ये बनाई क्यों जाती है, रिसर्च किस लिए की जाती है, इसलिए कि या तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा या तो फिर किसी न किसी तरीके से वो समाज के लिए सहायक होगी या लाभदायक होगी। लेकिन अब होता क्या है कि समाज में जो यूज़र है यहाँ पे नीचे, इस यूज़र के लिए काम किया जा रहा है लेकिन रिसर्चर और यूज़र आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो अगर मान लीजिए इस रिसर्चर ने जो फाइंडिंग्स निकाली, जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठा की और उसके बाद में सारी रिसर्च करके इन्होंने रख दी, लेकिन इस रिसर्च के बारे में किसी को पता नहीं चला क्योंकि ये कभी पब्लिश नहीं हुई, ये कभी बाहर नहीं आई। तो ऐसे में क्या इनकी रिसर्च का कोई फ़ायदा इस यूज़र को मिलेगा? नहीं, नहीं मिल पाएगा। तो जो भी रिसर्चर मेहनत करके जो फाइंडिंग्स, जो इन्फॉर्मेशंस गैदर करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, उसको एक प्रॉपर तरीके में लिखना कहलाता है रिपोर्ट राइटिंग। ये एक सही तरीके से सही समय पे लिखना रिपोर्ट राइटिंग होता है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। और फिर जब ये इस तरीके से लिखा जाता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये यूज़र के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत यूज़फुल होती है, ठीक है। और इसी में इस रिपोर्ट को, इस एनालिसिस को, इसको पढ़ने के बाद में अगर मान लीजिए ये जो यूज़र है इसमें से कोई अगर एक यूज़र ऐसा निकलता है जिसमें पोटेंशियलिटी है, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो उसमें आगे कुछ करना चाहता है, उसी दिशा में आगे कुछ और खोजना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है, तो वो ज़रूर इसमें आगे बढ़ सकता है। और पुरानी जो रिसर्च हुई है, पुरानी जो फाइंडिंग्स हैं वो इस नए यूज़र के लिए, उस पोटेंशियल यूज़र के लिए बेस का काम करती है। इसलिए रिसर्च में रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का क्या प्रोसेस है। तो देखिए इसको हम तीन अलग अलग, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने तीन अलग अलग स्टेप्स में इससे रखा है। फर्स्ट जो हमारा है वो है इसका प्रिलिमिनरी पेजेस, ठीक है। सेकंड जो है वो है मेन टेक्स्ट यहाँ पे, और जो थर्ड है वो है एंड मैटर, ये, ठीक है। तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं और जल्दी से इसे समझते हैं कि ये तीनों पार्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जैसे जब हम फर्स्ट पेज की बात करते हैं, जो हमारा प्रिलिमिनरी पेजेस है,
जो प्रिलिमिनरी फेज में क्या होता है, तो इसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं टाइटल को, ठीक है, कि उसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उसमें एक्नॉलेजमेंट, जो जो लोगों ने उसमें सपोर्ट किया होता है उनको एक्नॉलेज किया जाता है कि हाँ इनकी इनकी वजह से ये चीज़ों को हमने अचीव किया है। तो टाइटल का मतलब होता है किसी भी रिसर्च का शीर्षक, ठीक है, कि आप किस विषय पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं कि मूक बधिर विद्यार्थियों पे अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आपका एक टाइटल हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से उसको भी लिखने का तरीका होता है, टाइटल बनाने का भी एक अपना साइंटिफिक तरीका होता है। वो क्या होता है वो हम लोग फिर कभी बात करेंगे कि टाइटल को बनाते कैसे हैं। तो फिलहाल आप ये जानिए कि शुरुआती जो उसका कंटेंट होता है, जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, उसमें आप एक टाइटल का यूज़ करते हैं, फिर आप यूज़ करते हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट देते हैं, आप एक्नॉलेज करते हैं उन लोगों को जिन्होंने आपकी मदद इस दौरान की थी। फिर आता है आपका मेन टेक्स्ट, सेकेंड पार्ट। मेन टेक्स्ट में क्या होता है, मेन टेक्स्ट में आपका आता है रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है, कि रिसर्च को करने का जो मेथड आपने अप्लाई किया था वो क्या है। और रिसर्च मैथडोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक सी बहुत चीज़ें हैं रिपोर्ट राइटिंग में, हम आपके साथ में वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बाकी इन अलग अलग बिंदुओं को अलग से फिर कभी डिस्कस किया जाएगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी रिसर्च डिज़ाइन सबसे पहले ये आपकी आती है, जहाँ पे हमने आरडी लिखा है ये होता है रिसर्च डिज़ाइन। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है DCT, ये क्या है कि डेटा ऑफ कलेक्शन टूल, जो आपने डेटा कलेक्शन के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि आपने किन किन टूल्स का इस्तेमाल किया है अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फिर बात आती है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ डेटा, जो भी आपके पास में डेटा इकट्ठा हुआ, कलेक्ट हुआ, फिर आप उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में आप उसके बाद क्या कर रहे होते हैं उसमें, MOI। इसका क्या मतलब है, आपने रिसर्च के लिए जो आपको टूल आपको देखना था आपने वो देख लिया, रिसर्च डिज़ाइन आपने देख ली, आपके उसकी एनालिसिस कर ली। अब बात आती है कि MOI जो शब्द यूज़ किया गया है कि ये क्या है, तो ये होता है आपका मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो आप सबसे लास्ट में इंटरप्रेट करते हैं अपनी चीज़ों को, कि जो भी फाइनली कंक्लूजन आपका निकलता है, कि जो रिसर्चर का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है, उसको व्याख्यान वो किस तरीके से वर्णन करता है, तो ये होता है इसकी मेथोडोलॉजी, ठीक है। और अब थर्ड सबसे लास्ट पार्ट की हम लोग बात करते हैं, तो वो है हमारा एंड मैटर, जो सबसे लास्ट में होता है, तो वहाँ पे होता है बिब्लियोग्राफी और उसके बाद में इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है बेसिकली कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आपने किन किन लिटरेचर्स को पहले पढ़ा, इस रिसर्च को करने के लिए आपने किन किन लिटरेचर्स को पढ़ करके एक मदद ली, आप अपना पर्पस, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम जो भी आपने सेट किया था, तो उसके लिए आपने कुछ एक लिटरेचर्स को पढ़ाई की होगी, उसके बाद में आपने आगे उस पर कैसे काम करना है और प्रीवियस जो फाइंडिंग्स थी उससे आपको कुछ मदद मिली होगी। तो ये सारी भी चीज़ें, चाहे वो कोई बुक्स रही हो, चाहे वो फिर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन सोर्स रहा हो, कोई पोर्टल रहा हो, या फिर कोई ऐसा रिसोर्स पर्सन रहा हो, जो भी कुछ है जहाँ जहाँ से आपने मैटर्स को कलेक्ट किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में आप अपनी ही चीज़ों को, आप अपनी रिपोर्ट्स को जिस सीक्वेंस में लिखते हैं वो आपकी जो सीक्वेंसिंग होती है वो उसका इंडेक्स होती है। कभी भी कि मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आप जैसे आगे बढ़े होते हैं, आप कभी किसी बुक को पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा उस बुक पे लिखा हुआ होता है कि उसका इंडेक्स क्या है। अब आइए एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को यहाँ जानना चाहिए कि इंडेक्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इंडेक्स में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट इंडेक्स गिवन अल्फ़ाबेटिकली, वो अल्फ़ाबेटिक जो मतलब A से Z का जो एक सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेट का, वो उस तरीके से कई बार मतलब लिखा जाता है जिससे कि वो समझने में आसान रहे, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो आपका पाठक होता है, जो आपका रीडर होता है, उसको आसानी होती है आपकी रिपोर्ट्स को समझने में। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके के टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स मतलब आपकी जो अपनी पर्टिकुलर रिसर्च है उससे रिलेटेड कोई टर्म्स आ रहे हैं, तो उसको आप ग्लोसरी में एक जगह जरूर मेंशन करते हैं कि हाँ उस टर्म का मतलब क्या होता है, जिससे कि एक लेमैन जो कि उस टेक्निकल फील्ड से नहीं है वो उसको समझ सके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान में रखने वाली है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा सीक्वेंस में यहाँ थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा
क्या कुछ है, 4 के बाद यहाँ पे 5 आएगा, ऐसे आप आगे सही कर लीजिएगा नंबर, थोड़ी सी सिक्वेंसिंग इधर उधर हो गई है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि द रिपोर्ट शुड बी लेंदी इनफ टू कवर ऑल द पॉइंट्स बट शॉर्ट टू क्रिस्प इनफ टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रिपोर्ट्स इतनी लंबी होनी चाहिए, जिससे कि इतनी लंबी होनी चाहिए कि जिसमें आप सारी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, वो कवर कर सकते हो, लेकिन वो इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसमें रीडर का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो वो थोड़ा कम होनी चाहिए, जिससे कि जो आपका पाठक है, जो आपका रीडर है, उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि रिपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लीविंग आउट अनडिजायरेबल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वही चीज़ है, दूसरे तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो उसमें होनी चाहिए, और जो अनडिजायरेबल, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को उसमें रखने का, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन द रिपोर्ट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन द ग्लोसरी, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है, कि अगर आप कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं तो उसको आप जरूर ग्लोसरी में बताएं कि वो टर्म्स क्या है, उसका एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से क्या मतलब निकलता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि चार्ट्स, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल टेबल्स एंड फिगर्स शुड बी यूज्ड फॉर रीडेबिलिटी एंड इंटरेस्ट एंड क्विक ग्रास्प ऑफ द रिसर्च। और जो भी आपने चार्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं और ग्राफ्स बनाए हैं, जैसे चाहे वो लाइन का हो, बार हो, स्टैंडर्ड किसी भी तरीके का आप पाई चार्ट बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो भी आप उसमें मेंशन कर रहे हैं वो किस तरीके की है, और वो बहुत क्लियर होना चाहिए, जिससे कि जो रीडर है वो एक बार अगर आपके ग्राफ को, आपके चित्रों को देखता है तो उसे आसानी से समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि रिसर्च रिपोर्ट शुड बी ऑन ओरिजिनल वर्क, और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये आपका अपना ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। रिसर्च एनालिसिस ऑफ डाटा मस्ट बी डन इन अ लॉजिकल मैनर, और एक तार्किक तरीके से किया जाने वाला कार्य है, तो इसको आपको बहुत लॉजिकली करना होगा जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और डिटेल्ड बिब्लियोग्राफी एंड द रेफरेंसेस मस्ट बी गिवन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जहाँ जहाँ से भी, जिन जिन रिसोर्सेज से आपने चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, और उनकी मदद के बाद आपने वो काम को आगे स्टार्ट किया है, उनको ज़रूर मेंशन करें कि आपने किन किन जगहों से, किन किन स्रोतों से चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। फिर बात करते हैं कि द रिपोर्ट मस्ट बी नीट एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, मतलब वो दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, आकर्षक लगनी चाहिए, तभी वो जो आपका रीडर है, जो आपका यूज़र है, वो उसे आसानी से और अच्छे से पढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि समरी मस्ट बी गिवन इन द एंड, और फाइनली जो पूरी आपकी रिपोर्टिंग हुई है उसका जो समरी निकलता है, उसका जो जिस्ट है, ठीक है, कि मतलब फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, वो लास्ट में जरूर मेंशन करना होता है, जिससे कि मान लीजिए अगर किसी के पास में इतना वक्त नहीं कि वो आपकी पूरी रिपोर्ट्स पढ़े, तो अगर वो शायद लास्ट की कुछ समरी पढ़ लेता है तो उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं ओवरऑल कि इस बुक में या फिर इस रिसर्च में, इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, नेचर एंड स्कोप ऑफ द स्टडी मस्ट बी मेंशन्ड इन द बिगनिंग ऑफ द स्टडी एंड द कंक्लूजन, सजेशंस एंड रिकमेंडेशन मस्ट बी जस्टिफाइड इट इन द एंड। तो जो भी आपका उद्देश्य था अध्ययन का, जो उसकी प्रकृति थी, जो उसका स्कोप था, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए शुरुआत में। जो आपकी स्टडी है, जो आपकी रिसर्च है, उसकी शुरुआत में ये चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए क्लियर कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जो आपका कंक्लूज़न निकलता है, या फिर जो आप अपनी साइड से सजेशन देना चाहते हैं, जो सलाह देना चाहते हैं, जो आपके अपने रिकमेंडेशंस हैं, वो उसको जस्टिफाई करनी चाहिए। अंत में जब रिसर्च ख़त्म हो रही हो, रिपोर्ट्स ख़त्म हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें आपका जस्टिफाई करनी चाहिए उसके शुरुआती चीज़ों को, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को, नेचर्स को, स्कोप्स को। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में मैसेज दे सकते हैं कि आपको कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया, तो पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग से एक टॉपिक बनाई जाए। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।